चैप्टर की स्टार्ट में हम चैनलिंग को देखते हैं जो कि अपने ड्रीम में एक जंगल से गुजर रहा था। वहां से गुजरते हुए उसे अपने चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ब्लड नज़र आता है, जिसे देखकर वो सोचता है ऐसा लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी फाइट हुई है। इसके बाद उसे एक तरफ से गुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई जानवर काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, जिसे सुनकर वो उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है। जब वो उस जानवर के करीब पहुँचता है तो उसे देखकर सोचने लगता है क्या ये वही रेड फॉक्स है? लगता है कि मैं दोबारा से उसी का ड्रीम देख रहा हूँ। ये सोचते हुए चैनलिंग उस फॉक्स के करीब जाने लगता है। हम देख पाते हैं कि उस फॉक्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने ज़ख्मों को अपनी ज़ुबान से लिख करके ठीक करने का ट्राई कर रही थी, जिसकी ऐसी हालत को देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए सोचता है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, यहाँ तक कि इसकी बॉडी का साइज़ भी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल लग रहा है, मगर ये वही है, मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ। उस रात उसके बाजू पर जो जख्म का निशान था वो अब भी वही है। फिर वो खुद को उस फॉक्स के करीब जाने से रोकता है और एक पेड़ के पीछे छुपते हुए सोचता है, मगर ऐसा लगता है कि ये नहीं चाहती कि मैं इसके करीब जाऊं। मगर जब वो दोबारा से उस फॉक्स की हालत को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो हिम्मत करते हुए उस फॉक्स की तरफ जाने लगता है और बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? अगर तुम अपने जख्म को इसी तरह से लिक करते रहोगे तो ये कभी भी हील नहीं होगा। जिसे अपने पास आता देखकर वो फॉक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसके सामने आती है और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी को ऑन करते हुए गुस्से से उसे देखकर गुड़ाने लगती है। मगर हम देखते हैं कि चैनलिंग तो उससे डरने की बजाय अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है और उसे उस फॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा होता है और वो सोचता है ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक छोटा सा पपी हो। इसके बाद चैनलिंग अपने हाथ को हिलाते हुए बोलता है, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, तुमने मुझे सेव किया था इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी इंजरीज ठीक हो सके। वो ये बोल ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि वो फॉक्स तेजी से चैनलिंग के ऊपर जंप करती है और उसे ज़मीन पर गिराकर उसके ऊपर आ जाती है। गिरने की वजह से चैनलिंग को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और उसके शोल्डर से ब्लड निकलने लगता है, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है और वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि जो ब्लड चैनलिंग के शोल्डर से निकल रहा था वो चमकने लगता है, जिसकी वजह से उस फॉक्स की बॉडी भी चमकने लगती है और वो आहिस्ता आहिस्ता से हील होने लगती है। ऐसा होते हुए देखकर चैनलिंग मन में सोचता है, आह मेरा ब्लड, ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड की वजह से इसके जख्म हील हो रहे हैं, मगर मेरा ब्लड ये इतना ज़्यादा चमक क्यों रहा है? क्या ऐसा इस वजह से है कि मैं इस वक्त एक ड्रीम में हूँ? हम देखते हैं कि वो फॉक्स चैनलिंग के कपड़ों को साइड पर करते हुए उसके शोल्डर को एक्सपोज करती है और उसके ब्लड को लीक करने लगती है। इसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील होने लगता है और वो ब्लश करते हुए मन में सोचता है, क्या ये मुझसे डर रही थी? इसकी टंग तो बहुत ज़्यादा इची फील हो रही है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी भी है। इसके बाद वो उस फॉक्स को अपने ऊपर से साइड करने का ट्राई करते हुए सोचता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा वजनी है, यहाँ तक कि मैं मूव भी नहीं कर पा रहा। इतने में वो फॉक्स चैनलिंग के ब्लड की वजह से पूरी तरह से हील हो जाती है और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होने लगता है, जिस पर चैनलिंग सोचता है ये तो बिल्कुल ठीक हो रही है, ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड ने इसे पूरी तरह से हील कर दिया है। इसके बाद वो उस फॉक्स को टच करते हुए सोचता है, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। इतने में वो फॉक्स अपनी पावर को ऑन करती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसे देखकर चैनलिंग डरने लगता है। उसे लगता है कि ये फॉक्स उस पर हमला करने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉक्स चैनलिंग की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर चैनलिंग डर के मारे पीछे की तरफ हटने लगता है। वो फॉक्स चैनलिंग के बिल्कुल करीब आ जाती है, मगर वो चैनलिंग को कुछ कहने की बजाय उसके पीछे मौजूद ईवल को अपने मुंह से पकड़ती है और मार देती है, जिसे ऐसा करता देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील करता है और सोचता है, ऐसा लगता है कि ये फॉक्स इस गोस्ट को पकड़ने का ट्राई कर रही थी जो कि सीक्रेटली मुझ पर अटैक करने वाला था। उस फॉक्स के ऐसा करने की वजह से चैनलिंग खुद को थोड़ा सा संभालता है और शांत होते हुए उस फॉक्स को थैंक यू बोलता है। इसे सुनकर वो फॉक्स काफी ज्यादा एटीट्यूड में अपने फेस को टर्न कर लेती है। चैनलिंग उसे ऐसा करते देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। के बाद वो फॉक्स अपने पास पड़े पत्थर को बाइट करती है और उसे खाने लगती है। उस पत्थर को खाने के बाद वो फॉक्स जमीन में अपने मुंह को घुसा देती है और मिट्टी को भी खाने लगती है, जिसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि ये ऐसा क्यों कर रही है और वो थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है, क्या तुम मिट्टी खा रही हो? मगर वो फॉक्स तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए काफ़ी मज़े से अपने फेस को साफ करने लगती है। इतने में ही अचानक से उसे वॉमिटिंग आती है और वो सारा कुछ अपने पेट से बाहर निकाल देती है, जिसकी ऐसी हरकतों को देखकर चैनलिंग को तो काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है।
इतने में चैनलिंग की आंख खुल जाती है और वो ड्रीम से बाहर आ जाता है। उठने के बाद चैनलिंग सोचता है, मुझे तो उससे ये पूछने का मौका ही नहीं मिला कि वो मट्टी क्यों खा रही थी। ओह, वैसे मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि लास्ट टाइम मैं कब इतनी अच्छी तरह से सो पाया था। इसके बाद उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जहाँ एक बुक पड़ी हुई थी, जिसे देखकर चैनलिंग बोलता है, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने लास्ट नाइट कब इस बुक को बैग से बाहर निकाला था। और जब वो उस बुक को गौर से देखता है तो वो देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बुक में वही पेज ओपन था जिस पेज पर फॉक्स के बारे में डिटेल लिखी हुई थी। इसके बाद चैनलिंग जल्दी से उस बुक को उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद वो बोलता है, ऐसा लगता है कि इस बुक में उस फॉक्स के बारे में मुकम्मल डिटेल है, मगर वो मुसलसल 2 रातों से मेरे ड्रीम में क्यों आ रही है? क्या ये उस बेल की वजह से हो सकता है? फिर वो बुक को रीड करते हुए बोलता है कि वो फॉक्स ड्रीम और रियलिटी के दरमियान कम्युनिकेट कर सकती है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये कोई ड्रीम नहीं था? इसके बाद वो उस बुक को पकड़ते हुए अपने रूम में टहलने लगता है और काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए सोच रहा होता है, क्या मुझे उस फॉक्स के लिए अपने ड्रीम में मट्टी लेकर जानी चाहिए? ये ख्याल आते ही वो खुद को रोकता है और बोलता है, वे मुझे इस तरह के अजीबोगरीब आइडियाज़ क्यों आ रहे हैं? ये कोई फैंटेसी थोड़ी है और ना ही ये किसी नोवेल का प्लॉट है जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ। वो ये बोलते हुए अपनी विंडो के पास जाता है। उसकी नज़र विंडो से नीचे पड़ती है जहाँ ग्रैंडमा हवाई खड़ी होती हैं, जिन्हें देखने के बाद चैनलिंग उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और बोलता है, ग्रैंडमा, उस बेल के लिए आपका शुक्रिया। मगर ग्रैंडमा हवाई तो उसे आंसर करने के बजाय कुछ और ही बोलने लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड वे में चैनलिंग की तरफ देखते हुए बोलने लगती हैं, इन चंद ही सालों में पानी और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी हैं, यहाँ तक कि लोटस के फ्लावर का टेस्ट भी पहले की तरह डिलीशियस नहीं रहा। ये बोलने के बाद ग्रैंडमा हवाई काफ़ी ज़्यादा वियर्ड वे में वहाँ से जाने लगती हैं। चैनलिंग तो बस हैरान होते हुए उन्हें इस तरह से वहाँ से जाता देख रहा था। इसके बाद वो रेडी होते हुए यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है और रास्ते में सोच रहा होता है, आज अपने सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं सीढ़ियों से नीचे जाकर मिट्टी को इकट्ठा करने का ट्राई करूंगा। सिंस वो एक मून बीस्ट है और उसके पास एबिलिटी है कि वो ड्रीम और रियलिटी के दरमियान कम्युनिकेट कर सकता है, इसीलिए मुझे यकीन है कि मैं मिट्टी को अपने ड्रीम में ले जा सकता हूँ। मगर ग्रैंडमा हवाई ने तो बोला था कि आजकल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि लोटस के फ्लावर भी पहले की तरह डिलीशियस नहीं रहे। और वो वही सीन याद करता है जब वो बीस्ट मिट्टी खाने के बाद वॉमिटिंग कर रहा था, जिसे याद करते हुए चैनलिंग मन में सोचता है, अगर तुम इस तरह की पोल्यूटेड मिट्टी खाओगे तो डेफिनेटली तुम वॉमिट करोगे। मगर मैं हाई क्वालिटी मिनरल सॉइल कहाँ से ढूंढ पाऊंगा? जो मिट्टी हमारी लाइब्रेरी में है मैं उससे तो नहीं ले सकता। ये ख्याल आते ही वो खुद को टोकता है और बोलता है, ओप्स, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ? ये तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, मेरे माइंड में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं? वो तो बस एक ड्रीम था, रियलिटी थोड़ी थी। क्या मैं पागल हो गया हूँ? इसके बाद चलते हुए उसकी नज़र एक पैम्फलेट पर पड़ती है। वो वहाँ रुककर उसे पढ़ने लगता है, जिस पर लिखा होता है, इस ग्रुप में हम माउंटेन की जियोलॉजिकल कंडीशन को स्टडी करते हैं। जिसे पढ़ने के बाद चैनलिंग कुछ देर के लिए सोचता है। इसके बाद वो उस ग्रुप में इनरोल होने के लिए उस ग्रुप के एक मेंबर से मिलता है। वो मेंबर चैनलिंग को उस ग्रुप के बारे में डिटेल बताते हुए बोलती है, ये स्टडी ग्रुप ओल्ड प्रोफेसर ने खुद ऑर्गेनाइज किया था और ये एक छोटा सा ग्रुप। उसके बाद वो इसे बताती है, वेल, हम इस इवनिंग को निकलने वाले हैं। हम 2 दिन तक माउंटेन में रहेंगे। सब लोग अपने अपने टूल अपने साथ लेकर आएंगे। अगर तुम आना चाहो तो तुम भी आ सकते हो। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग बोलता है, ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद वो चैनलिंग को लेकर एक रूम में एंटर करती है जहाँ पर उसकी टीम के और भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं। वो एक पर्सन को बुलाते हुए बोलती है, लीडर, ये न्यू फ्रेशमैन है जिसने अभी अभी पार्टिसिपेट करने के लिए साइन किया है। इसके बाद हमें उस लीडर को दिखाया जाता है। वो लीडर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड डायू था, जिसे देखकर चैनलिंग बोलता है, सीनियर, आप। इसके बाद हम एक बस को देखते हैं जो कि माउंटेन की तरफ जा रही होती है। उस बस में डायू और चैनलिंग दोनों एक साथ बैठे होते हैं। चैनलिंग उसी बीस्ट के मुतालिक बुक पढ़ रहा होता है और वो बुक पढ़ते हुए बोलता है, उस बीस्ट की जुबान, क्या उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाल थे? जिसे सुनकर डायू थोड़ा सस्पिशियस वे में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जिसे सुनने के बाद चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अपने उसी शोल्डर पर हाथ रखता है जहाँ पर वो बीस्ट उसे लिख कर रहा था और बोलता है, वेल। वो ये बोल ही रहा था कि हम देखते हैं कि डायू की नज़र उसके शोल्डर पर जाती है। जिस जगह से कल रात उसे ब्लीडिंग हो रही थी, अब उस जगह पर एक निशान था और वो चमक रहा था। डायू उस निशान को काफ़ी गौर से देख रहा होता है। इसके बाद वो चैनलिंग को अपने करीब करते हुए बोलता है, अब इस बुक को पढ़ना बंद कर दो वरना तुम्हारी आइज़ हर्ट होंगी। क्या तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए सोना चाहते हो? वैसे तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब हम पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें उठा दूंगा। जिस पर चैनलिंग भी हाँ बोलते हुए उसके शोल्डर पर सर रखकर सोने लगता है।
इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ चैनलिंग डायू की गोद में सर रख के सोया होता है। उसके फेस पर धूप आने लगती है। डायू जब उसे देखता है तो वो अपने हाथ से उसे कवर करने लगता है। इसके बाद डायू उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है और बोलता है, वो बीस्ट। उस बीस्ट की टंग पर बाल नहीं थे, उसकी टंग तो बस सॉफ्ट थी। हम देखते हैं कि चैनलिंग उठा होता है और वो डायू की ये बात सुन लेता है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो बीस्ट डायू है या नहीं? जिस जिसको लगता है कि वो बीस्ट ही डायू है वो कमेंट में आकर मुझे बता सकता है। इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।